भारत के नेता डिप्लोमेसी का जूना बजाते रहे और वही चाइना ने गरीबी का दाना खाकर अमेरिका जैसे देशों को पानी पिला दिया। जो गरीबी भारत ने देखी है वही गरीबी चाइना भी भोगा है। पर ऐसा क्या हुआ कि चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 4 गुना आगे निकल गई। देखो, ये सारी चीजों को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। देखो, हुआ ये कि इंडिया और चाइना दोनों की इकोनॉमी उनके वाइब्रेंट ट्रेड के कारण बहुत अच्छी थी और एंशिएंट इंडियन टाइम्स पे, स्पेशली मौर्य एंड गुप्त डायनेस्टी पे, इंडिया की जीडीपी 25 से 30% वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सा रखती थी। वैसे चाइना भी अपने सिल्क रोड ट्रेड, टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस के लिए फेमस था। जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा था तो इन दोनों देशों में अलग अलग टाइम पर फॉरेन इन्वेडर्स आए और वहाँ की इकोनॉमी को तोड़ना शुरू कर दिया। 19th सेंचुरी में चाइना की इकोनॉमी टूटी ओपियम वॉर के कारण। ओपियम वॉर बेसिकली ब्रिटेन और चाइना के बीच एक ट्रेड और ड्रग्स का कन्फ्लिक्ट था। हुआ ये कि 1800 का टाइम था और ब्रिटेन को चाइना से चाय, सिल्क और प्रोसेलन चाहिए था। प्रोसेलन यानी सिरेमिक से बना हुआ कोई भी बर्तन। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, चाइना को ब्रिटेन का कोई माल पसंद नहीं आता। ब्रिटेन अपने वूल के कपड़े, आयरन, टूल्स और ग्लासवेयर चाइना भेजता था, लेकिन चाइना के बाजार में उनकी एक भी आइटम नहीं बिकती थी। उन आइटम का वहाँ डिमांड नहीं था। इससे हुआ क्या कि ब्रिटेन का सिल्वर रिजर्व खत्म होने लगा और लंदन के ट्रेडिंग में टेंशन बढ़ने लगी। ये सब देखते हुए ब्रिटिशर्स का अंदर ही अंदर खून खौलने लगा। फिर उनकी नजर हमारे इंडिया के खेतों में पड़ी, क्योंकि उसी टाइम पे ब्रिटिश राज था। उनके नजर में एक ऐसी फसल दिखी जिसे खिलाकर ब्रिटिशर्स हथियार की तरह यूज करने को सोचा। अब जब चाइनीज चाय पिला नहीं रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने भी सोचा कि अब हमारी तरफ से इनको कुछ पिलाया जाए और इन्होंने ओपियम की पार्टी शुरू कर दी। यानी कि ब्रिटिशर्स ने तुरंत ऑर्डर दिया अफीम के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे चाइनीज पोर्ट पर ये नशे की पेटियां यानी अफीम की पेटियां उतरने लगी और अंग्रेजों के फैलाए गए माया जाल में चाइनीज लोग फंसकर नशे में धुत रहने लगे। ये देखकर 1839 में चाइना ने एक ऑफिसर अपॉइंट किया जिसका नाम लिन जेक्सू था। लिन जेक्सू ने डिसाइड किया कि ये जहर चाइना से खत्म होना चाहिए, तो उन्होंने कैंटोन पोर्ट पर सारा अफीम जब्त करके डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे ब्रिटेन गुस्से में आग बबूला हो गया और वॉर छेड़, और इसी को फर्स्ट ओपियम वॉर के नाम से जाना जाता है, जो कि 1839 से 1842 तक चला। इस वॉर से ब्रिटिशर्स ने नेवल पावर का यूज करके चाइना को हरा दिया और जिसका रिजल्ट ट्रीटी ऑफ नैनकिंग बना। हांगकांग ब्रिटेन को मिल गया और चाइना के 5 बंदरगाह यानी पोर्ट्स को ब्रिटिशर्स के लिए खोल दिया गया और ब्रिटिशर्स लोग चाइना में अपने लॉज के अंडर रहने लगे। फिर सेकेंड ओपियम वॉर भी छिड़ी जो 1856 से 1860 तक चली। इस वॉर में ब्रिटेन के साथ फ्रांस भी आया था। अब और चाइना के पोर्ट्स खुल गए थे ब्रिटिशर्स के लिए और चाइना में ओपियम ट्रेड लीगल हो गया और साथ ही साथ फॉरेनर्स को बीजिंग में एम्बेसी बनाने का मौका भी। यहीं से शुरू हुआ था 19th सेंचुरी का ओपियम वॉर, एक ऐसी लड़ाई जिसमें ट्रेड के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया। यहीं से चाइना का सेंटर ऑफ ह्यूमिलेशन भी स्टार्ट हुआ और वहीं से चाइना की क्विलिंग डायनेस्टी कमजोर पड़ने लगी और चाइना की इकोनॉमी बदतर होने लगी। वहीं इंडिया का भी हाल ब्रिटिशर्स ने खराब कर रखा था। 1757 में बैटल ऑफ पैलेसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बढ़ता गया। 1858 के बाद ब्रिटिश राज में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कोलैप्स हुआ। हमारे इंडियन रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन किया गया। धीरे धीरे समय बदलता गया और दोनों देशों को अपनी अपनी अर्थव्यवस्था संभालने का मौका। वहीं चाइना में सिविल वार के बाद 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडुंग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया यानी पीआरसी और कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया। वहीं इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद पीएम जवाहरलाल सोशलिस्ट इंस्पायर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि ये दोनों देश क्या क्या कदम ऐसे उठा रहे थे जिससे इन देशों की इकोनॉमी बढ़ी। And now the time comes when we shall redeem our pledge. मिड 20th सेंचुरी का टाइम था। माओ जेडुंग ने रेडिकल सोशलिस्ट पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की, जिसमें हुआ यह कि जमींदारों या बड़े जमीन के मालिकों से जमीन लेकर छोटे किसानों में बांट दी गई ताकि वो भी खेती कर सकें। लेकिन हैवी इंडस्ट्री डाइव और 1958 से 1961 का ग्रेट लीप फॉरवर्ड डिजास्टरस था। यहाँ पास ग्रेट लीप फॉरवर्ड का टर्म आया तो चलो इसको भी समझते हैं कि ये क्या है। तो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 से 1961 में माओ जेडुंग द्वारा चलाया गया अभियान था।
इसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी इंक्लूड किया गया था, जिससे देश को जल्दी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन बनाने की कोशिश की गई। किसानों के बड़े कम्यून को संगठित किया गया और हर जगह स्टील प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया। गलत नीतियों और झूठी रिपोर्टिंग के कारण वहां की फसलें बर्बाद हो गईं और भयानक अकाल पड़ा, जिससे करोड़ों लोग मारे गए। इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें और गहराई में जाना पड़ेगा, इसलिए अगर आप कहोगे या कमेंट करोगे तो मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूं। तो टॉपिक में आते हैं। तो मायो का रूल 1949 से 1976 तक चला, जिसमें ग्रोथ इनकंसिस्टेंट रही है। आपको मैं एक ग्राफ दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख ही सकते हैं। वहीं इंडिया 1947 में आजाद हुआ था और मिक्स्ड इकोनॉमी 5 ईयर प्लान के साथ अडॉप्ट की थी। प्राइम मिनिस्टर नेहरू और उनके सक्सीजर ने नेहरूवियन सोशलिज्म फॉलो किया, जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर और स्ट्रिक्ट प्राइवेट इंटरप्राइज कंट्रोल किए गए थे। ग्रोथ मॉडेस्ट रही, जो कि 3 से 4% के आसपास, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोला गया था, क्योंकि इकोनॉमी टाइटली रेगुलेटेड थी। और एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस जरूर हुआ था 1960s, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ बेसिक एजुकेशन इंप्रूव हुआ था, लेकिन पर कैपिटा इनकम और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इंडिया का पीछे रहा था। 20th सेंचुरी के बाद चाइना का टर्न मायो के डेथ के बाद आया। 1978 में डिंग ज़ाओपिंग लीडर बने और रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप लॉन्च किया। डिंग का अप्रोच प्रैग्मेटिक था। उन्होंने प्लान से मार्केट की तरफ मूव किया, वो भी बिना फ्लैग वेविंग रेवोल्यूशन के। रिफॉर्म्स कंट्री साइड से स्टार्ट हुए विद हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। यहाँ पास फार्मर को सरप्लस बेचने की परमिशन मिली। सरप्लस मतलब जो भी अनाज उनके पास बचा है एक्स्ट्रा में, अब उसे मार्केट में ये लोग बेच सकते थे। और टाउनशिप, विलेज इंटरप्राइजेस राइज हुए। डिंग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जिसे SEZ के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स था, ये बेसिकली FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स के लिए बनाया गया था, ताकि बाहर से लोग चाइना के स्पेशल जोन्स में वो इन्वेस्टमेंट कर सके। इसका रिजल्ट ये निकला कि चाइना की इकोनॉमी बूम कर गई। जो रियल GDP 1970s में $232 बिलियन की थी, वो लगभग $16 ट्रिलियन तक 2019 तक पहुंच गई और डबल डिजिट ग्रोथ रूटीन बन गया। 1961 से 2024 के बीच चाइना ने 22 साल से 10% ज्यादा की एनुअल GDP ग्रोथ अचीव की, जबकि इंडिया ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। इनके कुछ कारण भी रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो मेजर रिफॉर्म्स था वो 1991 के बाद आया। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई। इसमें फिस्कल डेफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार का खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा होना, और फॉरेन एक्सचेंज लॉस मतलब देश के पास मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार कम होना। उसी समय पर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इन दोनों को मिलकर लाइसेंस राज को डिसमेंटल करना पड़ा। देखो, लाइसेंस राज का मतलब ये है कि पहले भारत में बिजनेस या इंडस्ट्रीज को शुरू करने के लिए सरकार से कई लाइसेंस और मंजूरी लेने की जरूरत पड़ती थी, जिससे डेवलपमेंट धीमा हो जाता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। इसी को 1991 में PM नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर डिसमेंटल कर दिया। 1991 से इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओपन किए गए, टैरिफ्स कट्स किए गए और ट्रेड को लिबरलाइज किया गया। और उसी टाइम पे LPG का पैकेज लाया गया था, जो ग्रोथ को एकदम बूस्ट कर दिया। LPG का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 2000 तक में एवरेज GDP ग्रोथ 5 से 7% तक हो गया, जो पहले 3 से 4% के आसपास थे। सर्विसेज सेक्टर जैसे IT और फाइनेंस बूम हुआ और इंडिया वर्ल्ड लीडर बना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में। लेकिन रिफॉर्म्स पार्शियल रहे। एग्रीकल्चर और हैवी इंडस्ट्रीज स्लो चेंज देखते रहे, और वहीं चाइना इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, जिससे वहां पे इंडस्ट्रीज के कारण जो लोगों के पास रोजगार था, जॉब्स थी, वो बढ़ रही थी और उनका पर कैपिटा इनकम भी धीरे धीरे सुधर रहा था। जहां इंडिया अपनी 6 से 7% GDP ग्रोथ रेट को संभाल रही थी, वहीं चाइना ने 2001 में WTO ज्वाइन किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ग्लोबल मार्केट में अपने कदम पसारने लगा। एक्सपोर्ट लेड स्ट्रेटजी, चीप लेबर और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ने चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री बना दिया। इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में चाइना पोर्ट्स, हाईवेज, हाई स्पीड रेल्स में ज्यादा फोकस कर रहा था, जिससे हुआ क्या कि 2025 तक चाइना के पास सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क बन गया था, जो 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का था। मेड इन चाइना जो 2015 में लॉन्च हुआ,
उसने 10 स्ट्रेटेजिक सेक्टर टारगेट किए, रोबोट्स, एरोस्पेस, बायोमेडिसिन एक्सेट्रा, फॉरेन टेक पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए। विद इन अ डिकेड चाइना ने कई सेक्टर पर अपनी डोमिनेशन हासिल कर ली। चाइना उस समय पर 75% लिथियम आयन बैटरीज, 80% के आसपास सोलर पैनल और बल्क ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करता था। 2013 में शी जिनपिंग के अंडर चाइना ने हाई क्वालिटी ग्रोथ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और स्टेट बैक्ड टेक इनोवेशन जैसे कि AI, 5G परस्यू किया। 2020 से 2021 तक चाइना ने रूरल पॉवर्टी एलिमिनेट करने का क्लेम भी किया है। इंडिया का 21st सेंचुरी डेवलपमेंट अनइवन रहा है। मेक इन इंडिया और PM मोदी के रिफॉर्म्स ने मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने का एम लिया। इंडिया ने कुछ रोड्स और डिजिटल नेटवर्क तेज बनाए और ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इंप्रूव की। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग GDP का सिर्फ 15% रहा, जहां चाइना 30% के आसपास था। इंडिया की ग्रोथ 2010 के बाद 6 से 8% एनुअल थी। स्टिल इंडिया का पर कैपिटा इनकम और इंडस्ट्रियल बेस चाइना से अभी भी काफी पीछे है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और गुड्स एक्सपोर्टर है। इंडिया सर्विसेज में तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हैवी इंडस्ट्रीज और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में पीछे है। अगर हम चाइना का रोल ऑफ लीडरशिप देखें तो वहाँ के लीडर्स ने डिफरेंट पाथ सेव किए। डेंग ज़ियाओपिंग कहते थे, कैट ब्लैक हो या व्हाइट, चूहे पकड़ने चाहिए। उनकी ये आइडियोलॉजी साफ दिखाती है कि वो ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा सोचते थे। और वहीं इंडिया के मेजर रिफॉर्म्स 1991 के बाद आए, जहां सबसे बड़ा रोल नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का था। अगर यही डेवलपमेंट थोड़ा और पहले स्टार्ट हो जाता तो चाइना का विकास और इंडिया का विकास में ज्यादा अंतर नहीं रहता। जहां चाइना इंडियन से 10 से 15 साल आगे चल दिया और इंडियंस हम पीछे रहे। डेमोक्रेसी में अगर कोई बिल भी पास होना है, कोई एक काम करना है, तो यहाँ पास बहुत सारे अड़ंगे आ जाते हैं। लेकिन चाइना वही वन पार्टी सिस्टम है, जिसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं, और वो जो करना चाहता वो करता है। अगर हम कुछ पॉइंट्स पर फोकस करें कि किन मेन पॉइंट्स के कारण चाइना हमसे आगे निकल गया, तो वो पॉइंट्स हैं कि अर्ली एंड कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल एंड एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल फैक्टर्स, एक्सटर्नल इंगेजमेंट, ये सारी चीजें रही। और यही मेन पॉइंट्स पर चाइना काम करता था, जहां इंडिया कहीं ना कहीं लैक हो गया और चाइना हमसे आगे निकल गया। अगर आज भी इंडिया में लोग बिजनेस में मेक इन इंडिया जैसे प्रोडक्ट को बढ़ावा दें, रट्टाफिकेशन जैसे एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा हटकर इन चीजों पे आए, इससे हो सकता है कि इंडिया का भी डेवलपमेंट काफी आगे आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर बनता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।